सुनो बेगम, अब जो मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। साहिल अपनी आगामी मौत का भी मजाक बनाने से नहीं चूक रहा था। कोई इतनी सहजता से अपनी मौत के बारे में कैसे बात कर सकता था भला। चुप भी करो, क्या बोलते हो? ये साहिल की इस संजीदा वक्त पर भी की गई ये ठिठोलियां सुई सी चुभती थी मुझे। हाँ, तो क्या मौत ही सच है? इतनी जानलेवा बीमारी से कोई बचता है क्या? कैंसर है, साहिल बोले। शुभ शुभ बोलो जी, आपसे पहले मैं मर जाऊं। कहते हुए मेरे आंसू की दो बूंदें छलक गई साहिल के हाथों पर। ओह, अब लो। क्या तुम वो ही शोभा हो जो जब मैं लड़ता था तो महीने महीने दिन बात नहीं करती थी? बस यूं ही समझ लेना, हमारी लड़ाई हुई है और हमारी बातचीत हर दम के लिए बंद हो गई है। साहिल ने समझाने के लहजे में कहा। बस, मैं जा रही हूँ अब बाहर। जो बकना है अकेले बको। तुमको हर बात में मजाक ही सोचता है। ये नहीं समझ आता बिल्कुल सामने वाले पर क्या बीत रही है। मैं भर्राए गले से बोली। अच्छा छोड़ो ये बातें। हमारे खड़ूस ससुर जी कहाँ हैं आजकल? याद है, मेरे लिए कविताएं लिखते थे और गलती से उनकी डायरी मेरे हाथ लग गई थी। क्या कविता थी वो! वाह वाह! मैंने मन में सोचा। जब से डॉक्टर ने साहिल को उसके कैंसर के बारे में बताया था, उसे लग रहा था जैसे जाने कौन सा पल आखिरी हो। जाने से पहले सारी बातें बोल दूं। थोड़ी देर में मैं शब्द विहीन से साहिल की आंखों में देखने लगी कि काश ये वक्त यही रुक जाए। साहिल की उम्र 35 की थी, पर दिल बच्चा था। मैं 5 साल छोटी थी उनसे। साहिल की अनकही बातें जो अधरों पर आकर रुकी थी, मैं सब समझ रही थी। आखिर ये 7 सालों के विवाह के बाद का प्यार था। वो भी मेरे मन के अनजाने भय को भली भांति भाप रहे थे। शाहिनी ने अपने हाथ में मेरा हाथ लेकर कहा। पगली, सोचती क्यों है? हम सभी की डोर ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा बताओ, तो हमारी शादी के पहले तुम भी मुझे जानती थी भला? फिर भी तो रह रही थी ना? तो अब क्यों नहीं? आनंद का राजेश खन्ना का डायलॉग नहीं सुना? जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। उसे ना तो आप बदल सकते हैं, ना मैं। ये सुनकर मैं अपने अंदर उठ रहे तूफान को रोक न सकी। किसी 6 महीने के बालक के जैसे वो किसी वस्तु के लिए जिद करता है। मैं भी फपक फपक कर रोने लगी और अंतर मन और भगवान से जिद करने लगी कि साहिल मेरे साथ हरदम रहे। हालांकि जहन को पता था कि ये संभव नहीं है। अरे, आई हेट टीयर्स शोभा। साहिल की बीवी होकर तुम तो बड़ी कमजोर निकली। अच्छा, मेरी बात सुनो। वो जो नर्स है ना, रिया, वो मुझे काफी पसंद आ गई है। अगर मैं दूसरी शादी कर लूं तो तुम्हें ऐतराज तो ना होगा? वो तुम्हारे जैसे लोतरू नहीं है। साहिल ने विषय बदलकर मुझे हंसाने का प्रयत्न किया। मैंने हंसते हुए अपना माथा पीट लिया और बोला, सब सुधर जाएंगे, पर आप नहीं। कभी तो गंभीरता से रहा करो। सही बोलती हो। मजाक करते करते जिंदगी ने भी घिनौना मजाक कर दिया मेरे साथ। पर मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। साहिल खुद में बुदबुदाया। कई बार हॉस्पिटल के दरवाजे के शीशे से मैंने साहिल को रोते हुए देखा था, पर मैं न टूटूं इसलिए वो हर दम मेरे सामने हंसते रहता था। तभी कमरे में रिया आई। हम दोनों ने हड़बड़ाकर अपने आंसू पोंछे। रिया, तुम आज रोज लाना भूल गई मेरे लिए। अब तुम मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करती हो। कोई और आ गया है क्या तुम्हारी जिंदगी में? साहिल ने मुझे चिढ़ाने के लिए रिया से कहा। साहिल की स्थिति देखकर सब उसे प्यार करने लगे थे। वो था भी कुछ ऐसा ही कि मन लगाया रहता था हॉस्पिटल में। अरे, ऐसा नहीं है। आज मेरे गार्डन में रोज खिला नहीं था। कल लाऊंगी पक्का। और आप ही मेरे बॉयफ्रेंड हो। मुझ जैसी को कौन मिलेगा? रिया ने भी बेधड़क जवाब दिया, मेरे होने की परवाह न किए बिना।
अरे, तुम बोलती थी ना वो हॉस्पिटल का रिसेप्शनिस्ट तुमको पसंद करता है। बोल के देखो ना उसे। मैंने भी चुटकी ली। नहीं नहीं, कहा वो इतना हैंडसम और मैं बावली सी। नौकरी भी चली जाएगी कंप्लेन किया तो। मैं तो नहीं बोलूंगी बाबा। रिया घबरा कर बोली। हम्म, मुझे ही कुछ करना होगा। रिया के बस की सेटिंग नहीं। साहिल मन में बुदबुदाया। शाम में साहिल टहलता हुआ रिसेप्शन पर गया तो रिसेप्शनिस्ट सजीद को टटोला। यार, तुम इतने स्मार्ट और हैंडसम हो, कोई सेटिंग कराओ ना यार। मन नहीं लगता हॉस्पिटल में। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड की दोस्त नहीं है क्या? नहीं सर, मुझे आज तक अच्छी लड़की मिली ही नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? तुम्हारे उम्र में हमारी चार चार गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तुम कहो तो मैं ढूंढ दूं? साहिल ने फटाक से कहा। मैं थोड़ी दूर से दरवाजे की ओट से सुनकर खूब हंस रही थी। जी, कोई ढंग की ढूंढोगे तो जरूर सोचूंगा। उसने कहा। शायद लड़के लड़कों से ज्यादा सहज रहते हैं इन सब बातों में। ठीक है, एक नंबर लो। आज रात में तुम इस पर कॉल करना। ये पड़ जाएगी। साहिल ने शरारती लहजे में कहा। रिसेप्शनिस्ट भी हंस दिया। अगले दिन रिया हमारे कमरे में आई। रिया रिया, साजिद का दिल तुम पर आया रिया। उसको देखकर साहिल गुनगुनाने लगा। हम दोनों हंस पड़े। रिया की मुस्कान से हम दोनों समझ गए थे कि सेटिंग हो चुकी थी। रिया मुझे अपनी शादी में बुलाना था। रिया मुझे अपनी शादी में बुलाना ना भूलना। साहिल ने रिया से वादा लिया। रिया ने हंसकर हामी भरी। फिर एक दिन मेरे पापा हॉस्पिटल में मिलने आए। ऐसे तो जब दोनों मिलते थे युद्ध सा माहौल रहता था। काफी पिस चुकी थी मैं दोनों के बीच में। पर इस बार पापा का रूखा थोड़ा नरम था और होना भी लाजमी था। पर साहिल मुंह फुलाए जानबूझकर पेपर में मुंह घसोड़े बैठा था। कैसे हो बेटा? पापा ने बड़प्पन दिखाया। साहिल ने अनसुना कर दिया। कैसे हो बेटा? वैसे तो पापा ये दोबारा पूछते भी ना, पर मैं उनको समझा कर लाई थी। इस बार सो पूछ लिया। हम्म, रिपोर्ट आए 4 दिन हो गए और ये आज आए हैं सीधा। सीधा मौत वाले दिन ही आ जाते। साहिल झिड़का। बेटा अब तो गुस्सा मत हो, पापा ने समझाया। होऊंगा। आपने मेरी शादी में मुझे सोने की चैन देने का वादा किया था। आज तक नहीं मिला। धोखेबाज हो आप। साहिल के वही घिसे पिटे ताने। अच्छा बेटा, ये सब बात बाद में करके करते हैं। क्या फायदा? पापा ने कहा। वैसे पापा भी कम लड़ाकू ना थे, पर सिर्फ मौके की नजाकत से चुप थे। मैं खुद हैरान थी। जिसकी जिंदगी के कुछ दिन बचे हो उसकी ऐसी शिकायतें। सच में साहिल के कहने ही नहीं थे। करूंगा, और मौत के बाद भूत बनकर आऊंगा वसूलने। आज बकरी क्यों बने हुए हो? जैसे बाघ जैसे दहाड़ते थे हरदम, वैसे ही दहाड़ो। मरने वाला हूँ इसलिए प्यार से बातें मत करो। साहिल ने वैसे सच ही कहा था। ध्यान रखो अपना, पापा ने समझाया। फिर आइएगा, शुक्रिया। साहिल ने हाथ जोड़कर बात ही ऐसे कर दी कि उनको उठकर जाना पड़ा। मेरी तो आदत पड़ चुकी थी ऐसे कॉमेडी शोज देखने की दोनों की। सीनियर डॉक्टर ने एक दिन मुझे बुलाकर पूछा, आप दोनों को कोई बच्चा नहीं है या कोई गार्जियन? मैंने कहा नहीं, मैं ही हूँ। क्यों, क्या बात है? कुछ दिन के और मेहमान हैं आपके पति। आप घर ले जाकर रखिए उनको, अच्छा लगेगा। डॉक्टर ने साफ साफ लहजे में मुझसे कह दिया, क्योंकि मैं ही अकेली थी उनके साथ। ये सुनकर मेरे पांव तले जमीन ही खिसक गई। दिल का एक कोना खाली सा हो गया। खुद को कैसे संभाला मैं ही जानती हूँ। सबने हॉस्पिटल में भरे दिल से साहिल को विदाई दी। मैंने साहिल को कुछ नहीं बताया, बस बोला कि डॉक्टर ने बोला है घर ले जाने के लिए। हवा पानी बदलेगा तो सेहत में सुधार होगा।
वाह, काफी दिनों बाद घर आए हैं। पर मुझे एक बात समझ ना आई। उस दिन डॉक्टर कह रहा था मैं काफी बीमार हूँ, और आज डिस्चार्ज। काफी बढ़िया डॉक्टर है। ठीक ही बोला। मरीज घर पर जल्दी ठीक होते हैं वैसे भी। साहिल काफी पक चुका था वैसे भी हॉस्पिटल में। इतना सुनना था। मैं साहिल से लिपट के रो पड़ी। टूट कर बिखरने ही वाली थी कि साहिल ने मुझे संभाल लिया। वो मेरे अनकहे बातों और बिन मौसम की बारिश देखकर सब समझ गया था। चुप कर पगली। दुख पड़े तो रोते नहीं हैं। होनी को कौन टाल सकता है भला। साहिल ने मुझे गले से लगाते हुए ढांढस बंधाया। अब मैं रोज साहिल को गीता रामायण पढ़कर सुनाती थी। शाम के वक्त में एक दिन साहिल का दर्द कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, और वो मेरा हाथ पकड़कर बोले, भगवान हर जन्म में मैं तुम्हें मेरी पत्नी बनाए। मुझसे सिंदूर मांगा और बोले, पति सिर्फ दो बार मांग भरता है, एक बार सिंदूर दान के वक्त और एक बार मरने के वक्त। पर मैं जिंदगी भर साथ निभाने का वादा तोड़ पहले ही जा रहा हूँ। पर मांग भर देता हूँ तुम्हारी, कि ऊपर जाकर कह सकूं भगवान से कि तुम पर मेरा कॉपीराइट है। इतना कहकर उन्होंने दम तोड़ दिया। कैसे भी अंतिम संस्कार करने के बाद मैं जैसे एकदम पत्थर की हो गई। सब रिश्तेदार वापस चले गए। पापा कुछ वक्त तक थे, फिर वो भी गांव चले गए। इतने बड़े शहर में मेरी जिंदगी एक कमरे में सिमट कर रह गई। मैं साल भर घर से ना निकली। चेहरे पर बड़े बड़े मुहासे हो गए गंदगी के कारण। बालों में जटाएं बन गई। जुए हो गए। शरीर से बदबू आने लगी। जब खुद का ये हाल था तो घर को कौन पूछता। जगह जगह धूल जमी हुई थी। मकड़े के जाले लगे थे। खा खा कर सारे प्लेट गंदे कर रखे थे मैंने फर्श पर। फिर एक दिन अचानक पापा आए और बोले, बेटा क्या हाल बना लिया है अपना। चल तैयार हो जा, आज साहिल की बरसी है। फिर मुझे होश आया। साल भर ऐसे ही बीत गए थे मेरे। मैं बुझे मन से तैयार होकर गई और सारे कर्म कांड किए। वापस घर आकर घर को ठीक किया। चाय बनाकर साहिल की डायरी खोलकर बैठ गई। अपनी जिंदगी के आखिरी क्षणों में वो मुझसे छुपाकर कुछ लिखते थे और मुझसे बोलते थे, जब मैं न रहूं तब पढ़ना। डायरी में लिखा था, याद है पंखा चलाने के लिए मेरे से कितना लड़ती थी मोटी। अब तो चला के सोती होगी ना फुल स्पीड में। बेड के दाएं तरफ में सोने के लिए भी कितना लड़ती थी। अब तो पूरे बेड पर पसर कर सोती होगी। पढ़कर आंखों में अनगिनत भावपूर्ण आंसू आ गए। मन में सोचा, कितनी रातें बिना नींद के गई है। तुमको क्या पता। तुमसे लड़ते झगड़ते कब नींद की आगोश में चली जाती थी, पता ही नहीं चलता था। अब तो तरस जाती हूँ कि कोई बात भी करे। बेड पर तो हर पल तुम्हारी याद आती थी, इसलिए तुम्हारी यादों से भागने के लिए सोफे पर ही सोती थी। डायरी में आगे लिखा था, खाना बनाने में भी खूब दादागिरी करती होगी। मुझे पता है, रोज आलू के पराठे खाती होगी मेरे बिना। हम्म। खाना तो छोड़ो, जीवन जीने का मन ही नहीं करता अब। तुम्हारे लिए प्यार से खाना पकाने में ही तो मजा था। आज खाए बिना कितने दिन हो जाते हैं। मन करता है रूठूं तो कोई मनाए। सच पूछूं तो बहुत लड़ाइयाँ की है हमने, पर आज जाना है तुम्हारा कद्र। बस अब और नहीं पढ़ पाऊंगी, सोचकर मैंने डायरी बंद कर दी। तभी देखा तो मेन गेट के पास एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। बाहर झांका तो कोई नहीं था। मैंने सोचा पोस्टमैन होगा। चिट्ठी प्रिंटर पर टाइप की हुई थी, और उसमें ठीक वैसी ही खुशबू थी जो परफ्यूम साहिल हरदम लगाता था। अचानक से इस खत ने मेरे अंदर रोमांच भर दिया था। शायद साहिल के जाने के बाद पहली बार मुस्कुराई थी मैं। उसमें लिखा था, मेरी प्रियतमा शोभा, मैंने अपनी मौत को सालों पहले अपनी ओर आते देख लिया था, इसलिए मैंने कुछ खत तुम्हारे नाम लिखे हैं। मेरे जाने के बाद तुम उदास क्यों हो।
याद है झूला झूलना तुमको कितना पसंद था? तो जाओ ना, झूला सामने वाले पार्क में झूलो। किसने रोका है? किसने दिया है उम्र और समय का पैमाना कि पति के मरने के बाद तुम झूला नहीं झूल सकती? क्या मेरे जाने से ये धरती रुक गई है? तुमने सांसें लेना बंद कर दिया? नहीं ना। तो तुम्हारी जिंदगी क्यों रुक गई है? और हाँ, वो पिंक साड़ी और मोतियों की माला पहनकर जाना जो मेरा फेवरेट था। कोई जरूरत नहीं विधवा के वेशभूषा को धारण कर खुद को हर पल दुखी करने का एहसास दिलाने की। समाज तुम्हें खाने को नहीं दे रहा। और हाँ, उसके बाद वो आइसक्रीम पार्लर जरूर जाना। वहाँ तुम्हारा फेवरेट वनीला फ्लेवर खाना और महसूस करना, जाने मन, कि मैं तुम्हारे साथ हर पल हूँ। ये मेरा हुक्म है। लव यू जान। पति का हुक्म था, जाना ही पड़ा। मुझे साहिल के जाने के बाद पहली बार लगा जैसे जिंदा हूं मैं। खुली हवाओं में सांस लिया, खूब झूला झूली, लोगों की परवाह किए बगैर। एक बार लगा सब मुझे घूर रहे हैं, पर मुझे किसी की परवाह ना थी। साहिल की रूह जो थी मेरे साथ। आइसक्रीम खाने वक्त पल पल मैंने अपने और साहिल के द्वारा बिताए पिछले लम्हे याद किए कि कैसे साहिल अपनी आइसक्रीम खाकर जल्दी जल्दी मेरी आइसक्रीम पर भी हाथ साफ कर देता था। कितनी खुश रहती थी मैं उस वक्त। फिर कुछ दिन बाद पापा आए, देखकर बोले, आज तुम थोड़ी ठीक लग रही हो मुझे। चूंकि पापा गांव से और संकीर्ण विचारों वाले थे, तो खुलकर मुझे समझा नहीं पाते थे, पर कम शब्दों में ही मेरे तरफ अपनी चिंता जाहिर कर देते थे। बच्चों की मनोदशा माता पिता से ज्यादा आखिर कौन जान सकता है। मैंने पापा को अभी चिट्ठी वाली बात ना ही बताना ठीक समझा। पापा एक दो दिन मेरे साथ रुकने वाले भी थे। हम लोगों को साहिल की मन्नत उतारने एक मंदिर जाना था। उसके नाम की सोने की चैन पापा को पंडित को देना था कि उसके आत्मा को शांति मिले। हम लोगों ने वो दान कर दिया। हम लोग जैसे गांव से थे, उसमें बेटियों को ज्यादातर माँ ही समझाती थी। पापा कम ही बोलते हैं, पर फिर भी पापा ने अपने स्तर पर मुझे खुश रहने की हर एक सलाह दी रास्ते भर। रात में मैं रमेश की डायरी पढ़ने बैठी। उसमें लिखा था, 1.25 रुपए तिलक लेकर करोड़ों की संपत्ति ली थी तुम्हारे रूप में, तुम्हारे पिता से मैंने। मेरा सोने की चैन का ताना महज तुम्हारे पिता को बात करवाने भर का तरीका मात्र था, क्योंकि हमारी शादी के महज साल भर के अंदर तुम्हारी माँ की मृत्यु ने उनको झकझोर दिया था, जिससे वो चुप से हो गए थे। शोभा, याद है जिस दिन तुम्हारा गर्भपात हुआ था और तुम बेहोश हुई थी? बहुत मिन्नतें की थी मैंने भगवान से कि तुमको बचा के मुझे उठा ले, और भगवान ने मेरी ये मन्नत सुन भी ली। इन 7 सालों में रिश्तों के सारे उतार चढ़ाव को देखा है हमने, पर अपना रिश्ता टूटने नहीं दिया। यही हमारे रिश्ते की गरिमा थी। तुमको पता है, जब तुम्हारे पापा बीमार थे, मैंने बिना तुम दोनों को बताए उनके इलाज का खर्च वहन किया था, क्योंकि मुझे पता था वो बेटी के यहाँ का एक पैसा नहीं लेते। मैं उन्हें तुमसे ज्यादा प्यार करता था। साहिल के दिल की बात एक एक कर डायरी के पन्नों में जैसे खुल रही थी मेरे सामने। डायरी बंद कर मैं बेड पर लेट अतीत की यादों में डूबती उतरती नींद की आगोश में कब चली गई पता ही नहीं चला। अगले दिन आग खुलते मुझे एक और चिट्ठी मेन डोर पर पड़ी मिली। मुझे चिट्ठी मिलने का इतना उत्साह था कि वो आया कहाँ से मैं पता लगाना भूल गई। पापा के वापस गांव जाने के बाद मैं उसे पढ़ने बैठ गई। उसमें लिखा था, मेरी प्रियतमा शोभा, मुझे पता है मैंने जो बोला वो तुमने किया होगा, क्योंकि तुम एक आदर्श पत्नी थी। पर अब तुमको खाली नहीं बैठना है। अपने लिए जॉब तलाशो, दोस्त बनाओ, खुद को व्यस्त रखो। और हाँ, इस बार अगर कोई फ्लर्ट करे तो एंजॉय करना। डेट के लिए पूछे तो चले जाना। पहले जैसे थप्पड़ मत मारना, क्योंकि अब तुम सिंगल हो। खुद को खुश रखने में कोई बुराई नहीं है।
विधवा मत समझो खुद को। तुम 21वीं सदी की महिला हो। अगर मैं बुरा पति साबित होता तो भी तो तुम मुझे छोड़ ही देती ना, और दूसरा जीवन साथी चुनती। तो दोस्ती में कोई बुराई नहीं है। तुमको मेरी ये बात माननी ही होगी, वरना अगली चिट्ठी नहीं मिलेगी। लव यू जाने मन। साहिल की ये चिट्ठी पढ़कर मुझे काफी हौसला मिला। मेरा जिंदगी को देखने का नजरिया बदला। अगले ही दिन मैंने जॉब तलाशा। भगवान की कृपा से मुझे अपनी पुरानी कंपनी में ही नौकरी मिल गई, क्योंकि सबको पता था अब मेरे पति नहीं है। तो बॉस की कहीं ना कहीं मेरे तरफ दया दृष्टि थी। सब बातें करते थे, कुछ एक सहानुभूति से, तो कुछ लोग फ्लर्ट करने के लिए। एक बार सोनू नाम के स्टाफ ने मुझे कॉफी के लिए पूछा। मैं डांटने ही वाली थी कि मुझे मेरे दिवंगत पति की बात याद आई। आखिरकार मैं कॉफी पीने गई। हम दोनों ने अच्छा टाइम बिताया। काफी अच्छे दोस्त बन गए थे दोनों। उसका भी ब्रेकअप हुआ था अभी अभी, सो उसको भी सहारे की जरूरत थी। दोनों दुख बांटने लगे एक दूसरे से। फिर मैं एक दिन घर में बैठी, मैं साहिल की डायरी पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा साहिल की लिखावट तो अच्छी थी, फिर उसने मुझे टाइप करके लेटर्स क्यों दिए? और उसकी डायरी में भी लेटर का जिक्र नहीं है। पर उस लेटर में जो बातें हैं वो सिर्फ साहिल और मेरे दिवंगत माँ को ही पता थी। इसलिए उस लेटर को साहिल ने लिखा था। इसमें मेरा पूरा विश्वास नहीं डगमगा गया। इससे मेरा विश्वास नहीं डगमगाया। डायरी में साहिल ने लिखा था, याद है जब शादी के महज कुछ दिनों बाद मैंने तुमको अपने घर वापस जाने को बोल दिया था, फिर मैंने वो साड़ी लाकर तुम्हें देकर मनाई थी। उसके लिए मुझे हर पल अफसोस था। उसके लिए मुझे माफ कर देना प्लीज। साहिल ने आगे लिखा था, याद है जब मैं तुमसे एक एक रुपए का हिसाब मांगता था और तुम नहीं देती थी? मैं सोचता था तुम उसे बचाकर अपने पापा को गिफ्ट देती हो। कितना लड़ा था मैं तुमसे। फिर जब मेरी जॉब अचानक चली गई, उन्हीं पैसों से राशन लाई थी तुम। तब मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी सच्ची अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हारे प्यार को तब समझा जब मैं नौकरी जाने की वजह से डिप्रेशन में था, और हर एक रात तुम मेरे नींद के साथ जागी और सोई थी। तुमसे बेहतर हमसफर कहाँ मिलता मुझे। मेरी माँ की जो तुमने निश्चय सेवा की थी, उनके पक्षाघात के बाद तब तुम मुझे समझ में आया कि तुम मेरे साथ साथ मेरे परिवार की भी हितैषी हो। साहिर की डायरी का खुलना और मेरी आंसुओं के बहने का सिलसिला, दोनों का रिश्ता बारिश और कवि के जैसा ही हो गया था। जैसे बारिश में कवि कविता जरूर लिखता है, मैं साहिल की डायरी खोलकर भाव विभोर जरूर होती थी। तभी अचानक दरवाजे के नीचे से तीसरा पोस्ट आया। मैंने दरवाजा खोला, काफी दूर तक भागी, पर कोई नहीं दिखा। मैं थक कर वापस आई और बिना विलंब किए चिट्ठी पढ़ी, चिट्ठी फाड़ी और पढ़ने लगी। मेरी प्रियतमा आभा, मुझे पता है तुमने अच्छी बीवी होने के सारे फर्ज निभाए। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। मैं ऊपर लड़ाई भी कर रहा हूँ हम दोनों के अगले जन्म की बुकिंग के लिए। पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जिसके साथ तुम कॉफी पीने गई थी, तुम्हें उसे उसी उसी झील पर लेकर जाओ जहाँ मैं तुम्हें हरदम लेकर जाता था, और महसूस करो क्या तुम्हें वैसा ही लगता है जैसे मेरे साथ लगता था। जिंदगी में आगे बढ़ो मेरी जान। जिंदगी बिना हम सफर के नहीं कट सकती। इसमें कोई बुराई नहीं है। कभी कभी समाज के बारे में छोड़कर खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। स्वार्थी बनने में कोई बुराई नहीं है। अगर बात हित की हो, शायद ये मेरा आखिरी खत हो तुम्हारे लिए। मुझे पता था तुम मेरे जाने के बाद से डिप्रेशन में होगी, इसलिए इस खत के माध्यम से मैंने तुम्हारा साथ जितना दे सकता था दिया। आगे की जंग समाज के खिलाफ तुम्हें खुद लड़नी होगी। लव यू आभा। मेरे आंसुओं से साहिल के प्यार की बरसात हो रही थी। दुख भी था कि साहिल का ये आखिरी खत है, पर सच ये भी था कि वो जाते जाते मुझे जीने की कला सिखा गया। उधर पापा भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे
कि उनकी और साहिल की तरकीब काम आ गई मेरी जिंदगी को सुधारने के लिए, क्योंकि साहिल और पापा के अलावा मुझे इस दुख से कोई और नहीं निकाल सकता था। साहिल ने पापा से वादा जो लिया था, मेरी परिस्थिति देखकर निर्णायक कदम उठाने की। एक समय ऐसा था, मैं खुद की जिंदगी खत्म करने की सोच रही थी, पर पापा ने ये साबित कर दिया, भले ही वो ना दिखाते हो, पर कितना प्यार करते थे मुझे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आगे ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।